हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेंटर ऑफ ट्रेनिंग फेयर पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रुचि इंफ्रा के बारे में। जानेंगे उसके थोड़े फंडामेंटल्स के बारे में और थोड़ा टेक्निकल देखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इस कंपनी में चल क्या रहा है, क्या अभी हमें इसमें बाइंग करनी चाहिए, क्या इसमें हमें लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए या फिर इसमें हमें स्विंग ट्रेड करना चाहिए, ताकि हम एक छोटे से टाइम में प्रॉफिट बुक करके एग्जिस्ट कर जाएँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलते हैं। अभी हम गूगल की साइट पे हैं, जहाँ पे मैंने रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर को ओपन करके रखा है। यहाँ पे हम इसकी सिर्फ क्लोजिंग देखेंगे कि कंपनी की क्लोजिंग कहाँ पे हुई है। यहाँ पे आप नज़र डालिए, कंपनी की लास्ट क्लोजिंग है जो 5 पैसे के नियर अबाउट डाउन थी। वो क्लोजिंग 8 रुपये 15 पैसे पे कंपनी की लास्ट क्लोजिंग है। आइए सबसे पहले हम जो चीज़ देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स जानते हैं। सबसे पहले इसकी ऑफिशियल साइट पे चल के कि कंपनी काम क्या करती है, सबसे मेन चीज़, देन इसके बाद फंडामेंटल्स पे चलेंगे। आइए चलते हैं कंपनी की ओरिजिनल साइट पे। अभी हम हैं इसकी ऑफिशियल साइट, रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑफिशियल साइट। यहाँ पे आप रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर का लोगो देख सकते हैं। ये रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लांट भी यहाँ पे शो कर रहा है, इनके टर्मिनल्स हैं। आइए सबसे पहले कुछ मेन चीज़ें देखते हैं नीचे कि कंपनी ने क्या बताया अपने बारे में। अगर हम कंपनी की बात करें तो थोड़ा सा पहले पेज को जूम कर लेते हैं। कंपनी ने जो जो चीज़ें बताई आप यहाँ पे रीड करेंगे। हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखेंगे चीज़ों को कि कंपनी सबसे पहले ऑपरेट हुई थी 28 अगस्त 1984 में, और वहाँ पे पहले कंपनी का नाम था कोलंबिया लीजिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये कंपनी का नाम था उस वक्त। फिर ये नाम कंपनी को पसंद नहीं आया तो कंपनी ने इसका नाम चेंज करके रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंस लिमिटेड कर लिया। और बाद में कंपनी को ये भी नाम नहीं पसंद आया, देन अगेन कंपनी ने ये नाम बदल के रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कर लिया, जो 14 जून 1995 से चला रहा है, जिसको हम आज भी शॉर्ट फॉर्म में रुचि इंफ्रा करके जानते हैं। आइए इसमें देखते हैं कंपनी वर्क क्या करती है। बात करें कंपनी के वर्क की, तो यहाँ पे कंपनी सेलिंग एंड डीलिंग करती है एडिबल ऑयल में, वनस्पति में, ऑयल में, डिहाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स में भी करती है कंपनी। और कंपनी साथ साथ में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट करती है। कहाँ से? सीड से करती है, जल वनस्पति से भी करती है। और कंपनी प्रोडक्शन करती है सॉप्स का एंड लुब्रिकेंट का, जो ऑयल से बने होते हैं। तो ये कंपनी का मेन वर्क है। अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर की साइड पे, जहाँ पे हम रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर के फंडामेंटल्स पे नज़र डालेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं। मैं फंडामेंटल्स बताने से पहले एक चीज़ बता दूं आपको कि ये रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर एक पेनी स्टॉक है। मतलब इसमें मूवमेंट बहुत शार्पली होती है और इसका कुछ फिक्स नहीं होता है कि ये कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी, कुछ फिक्स नहीं होता है। तो इसमें सबसे मेन चीज़ होती है कि फिर इसके फंडामेंटल्स देख लिया जाए, कंपनी को समझ लिया जाए कंपनी कार्य क्या करती है। और इसमें कुछ इसमें टेक्निकल जैसा देखने लायक नहीं होता। और इसमें जो भी होता है स्विंग ट्रेड आप कर सकते हैं, ताकि आपने सही रेट पे बाइंग की, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, वहाँ से एडजस्ट कर गए। अगर आप इसको होल्ड करने की सोचेंगे तो आई थिंक ये पोर्टफोलियो के लिए थोड़ा घातक साबित हो सकता है। आइए इसके फंडामेंटल्स पे अब नजर डालते हैं। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे। सबसे पहले 168 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर आप स्टॉक पी की बात करें, जो यहाँ पे शो नहीं किया है स्क्रीनर ने, वो 63 के अराउंड है इसका पी। और कंपनी का करंट प्राइस जो चला 8 रुपये 20 पैसे पे, और कंपनी ने हाई जो लगाया था वो और अप्रॉक्स 26 रुपये के आसपास लगाया था। और कंपनी का लो जो है वो 5 रुपये 42 पैसे पे है। और कंपनी की बुक वैल्यू की बात कर लें, वो 6 रुपये के अराउंड है। और कंपनी डिविडेंड तो देती नहीं है। और आरओसी की बात कर लें तो जो 3 के नियर अबाउट है, खराबी है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी पे नज़र डालें तो वो निगेटिव में है, तो जो बहुत बेहद ही खराब है। और कंपनी पे कर्जे की बात कर लीजिए आप, 144 करोड़ का कर्जा है कंपनी पे। और कंपनी की मार्केट कैप देख लीजिए, 168 करोड़। ऑलमोस्ट कर्जे से डूबी है कंपनी। थोड़ा बहुत कैश जो है इनके पास, थोड़ा बहुत ही है। बट सबसे प्लस पॉइंट जो इस कंपनी में मुझे लगता है, वो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग। वो देखिए रिड्यूस बहुत रेयर केस में होती है, या फिर कंपनी रिड्यूस ही नहीं करती अपनी प्रमोटर्स की होल्डिंग को। क्यों नहीं करती है पता नहीं। अच्छी खासी 66% के अराउंड बनी हुई है। और कंपनी की बात कर लें 1 साल के रिटर्न की, तो ऑब्वियस सी बात है ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए तो सही नहीं है। तो फिर निगेटिव में रिटर्न रहेगा। 10% का निगेटिव रिटर्न है इसका। कंपनी ने अभी इस क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस नहीं किया है, तो हम इसके जो बैक बैक क्वार्टर के रिजल्ट थे उस पर एक नज़र डालेंगे। तो वहाँ पे आप दिसंबर क्वार्टर में इसके जो नतीजे आए थे उस पर एक नज़र डालिए। यहाँ पे कंपनी की सेल्स पे नज़र डालिए, जो पिछले क्वार्टर से गिर गई है, क्वार्टर दर क्वार्टर गिरती चली गई है। आप यहाँ से नज़र डाल लीजिए।
मार्च 2020 से क्वार्टर दर क्वार्टर इसकी सेल्स ही गिरी है। देन इसके बाद एक्सपेंस इसका 18 करोड़ था, देन इसके बाद 6.5 करोड़ के नियर अबाउट 10 करोड़, और फिर अप्रॉक्स 10 करोड़। ये है कंपनी के एक्सपेंस भी उसके रेशियो में बढ़े हुए हैं। और बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो वो पहले 2.46 करोड़ था, अप्रॉक्स 2.5 करोड़। फिर इसके बाद कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट दिया 10 करोड़ के नियर अबाउट, और फिर इसके बाद 6.25 करोड़, फिर इसके बाद 4.25 करोड़। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, बट टैक्स लगने के बाद एक्चुअल प्रॉफिट पे आप नज़र डालिए, कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट क्या था टैक्स लगने के बाद, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, तो आप यहाँ पे नज़र डालिए, मार्च का जो लास्ट लास्ट ईयर का मार्च का जो क्वार्टर था, उसमें कंपनी को अप्रॉक्स 1.5 करोड़ के आसपास लॉस सहना पड़ा था। देन इसके बाद कंपनी ने थोड़ा सा अच्छी मूवमेंट दिखाई, जो जून के क्वार्टर में जब रिजल्ट आए इसके, तो उसको अप्रॉक्स 2.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट मिला। और फिर इसके बाद जब सितंबर में क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किया, तो फिर कंपनी लॉस में चली गई, जहाँ पे 1.61 करोड़ का लॉस हुआ इनके। और फिर अभी जो दिसंबर में Q3 के नतीजे आए थे, उसमें कंपनी का बुरा हाल हो गया। वहाँ पे कंपनी ने अप्रॉक्स 5 करोड़ का लॉस सहने को मिला कंपनी को। और अभी इस क्वार्टर में कंपनी रिजल्ट अनाउंस नहीं किए हैं, वो भी उम्मीद की जा रही है वो भी निगेटिव ही रहेंगे। अगर बात कर लेते हैं ईयर बाय ईयर कंपनी को क्या प्रॉफिट रहा, तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं कंपनी को 2019 में कितना था, और फिर इसके बाद 20 में कितना था। अगर यहाँ पे आप नज़र डालिए, सन 2019 में कंपनी को अप्रॉक्स 16 करोड़ का लॉस सहना मिला था। और फिर 2020 की बात करें तो वो अप्रॉक्स 6.5 करोड़ के आसपास का लॉस देखने को मिला। तो जो, और अभी टिल डेट तक की बात कर लें, 3 क्वार्टर में कंपनी को टोटल अप्रॉक्स 5.5 करोड़ का लॉस मिल चुका है अभी तक, जो अभी इस क्वार्टर में और ऐड हो जाएगा। बात करें कंपनी के शेयर कैपिटल पे, तो पिछले क्वार्टर से वो भी डाउन हुआ है। और कंपनी के कर्जे की बात करें, बोरोइंग की बात कर लेते हैं, जो हमने ऊपर ही देख लिया था 144 करोड़ था कंपनी पे। इतना कर्जा अभी भी बरकरार है, लास्ट क्वार्टर में कम था, देन इसके बाद फिर इंक्रीज हो गया। और लाइबिलिटी की बात कर लें, वो भी कम हुई है। और ओवरऑल लाइबिलिटी की बात करें, तो वो भी पिछले क्वार्टर से कंसोलिडेट की है, लेकिन नियर अबाउट कम ही है। और भी कुछ चीज़ें देखते हैं नीचे स्लाइड करके, इनके एसेट्स पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं, कंपनी का एसेट्स कैसा था। इनके टोटल एसेट्स पे आप नज़र डालेंगे, तो यहाँ से डाउन ही होता चला आ रहा है। आप देखेंगे पिछले 4 ईयर से कंपनी के टोटल एसेट्स में गिरावट ही दर्ज की जा रही है। अब एक लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं, वहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी, जो थोड़ा सा रिटेलर्स यूजर्स का और साथ साथ प्रमोटर डीआईज या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करती है। वो चीज़ क्या है, आइए शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं, पहले वहाँ से समझेंगे चीज़ें हैं क्या। हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं जो अपडेट हो चुका है रिसेंट में। तो आप यहाँ पे नज़र डालिए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स पे अगर आप नज़र डालेंगे तो 65.71 है कंपनी का, जो प्रमोटर्स होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ में अगर आप डीआईएस की होल्डिंग नज़र डालेंगे तो यहाँ पे 10.64% है। अब ये सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है कि डीआईएस की शेयर में इतनी होल्डिंग क्यों बनी हुई है। हो सकता है डीआईएस इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, शायद इनको कुछ इंटरनल न्यूज़ पता हो जो इस शेयर में अदर्स इन्वेस्टर को ना पता है। जैसे हमारे जैसे रिटेल यूजर्स को जो चीज़ें नहीं पता, हो सकता है वो डीआईएस जानते हो और प्रमोटर। और सबसे बड़ी बात है इसमें, अभी एक पॉइंट पे और हम बात करेंगे, यहाँ पे पहले पब्लिक होल्डिंग देख लेते हैं, वो 23.61% है। प्रमोटर्स की सबसे एक मेन खासियत बात यहाँ पे है, यहाँ पे कंपनी का 0% शेयर गिरवी है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पेनी शेयर के लिए यही है कि 0% शेयर गिरवी है, कंपनी ने अपना एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। अब एक किसी पेनी शेयर में अगर 0% ब्लेजिंग है तो उस कंपनी के लिए तो बहुत अच्छी बात है, जबकि कंपनी में पहले से इतना कर्जा है। तो ये थे कंपनी के कुछ फंडामेंटल। अब आइए बात करते हैं कि कंपनी में हमें क्या करना चाहिए अभी जिस पोजीशन पे है कंपनी। अब बात करते हैं इस कंपनी में स्टेक की। अगर आपकी पहले से इस कंपनी में स्टेक है तो अभी आपको ज़रूरत है सिर्फ कंपनी पे नज़र रखने की कि कंपनी में कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है या नहीं आ रही है। ये सबसे मेन चीज़ है। और इसके बाद सबसे दूसरी मेन चीज़ जो है, अगर आप अगर मैं आपको दोबारा से शेयर होल्डिंग पैटर्न पे लेके चलूँ, जो शायद मैं दिखाना भूल गया। अगर आप यहाँ के प्रमोटर होल्डिंग पे नज़र डालेंगे, अगर आप यहाँ पे आप प्रमोटर होल्डिंग पे नज़र डालिए, सबसे मेन चीज़ यहाँ पे देखिएगा आप, रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड की होल्डिंग बनी हुई है। वो जून से बनी हुई है, आप देख लीजिए, उन्होंने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस ही नहीं किया है, जो बरकरार है
13.31% का। अगर रुचि सोया आपको पता है पतंजलि के हाथ में है, तो वो इसको ग्रो होना इसका फिक्स है ऑलमोस्ट। तो उसके साथ साथ रुचि सोया इसको भी साथ में लेके चलेगी, इसके लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी, इस बात को आप मान लीजिए। तो फिर ये एक वजह हो सकती है कि डीआई जिसमें अभी भी अपनी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। अब हम बात करें, अगर अभी हमें इसमें इन्वेस्ट करना है, तो फिर अगर उसके फंडामेंटल्स को देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग तो मैं बस यही कहूँगा कि अभी इसमें इन्वेस्ट करने लायक तो है ही नहीं। मतलब अभी क्या है ही नहीं इसमें इन्वेस्ट करने लायक। अगर फंडामेंटल्स को एक साइड कर दें और अगर दूसरी तरफ से बात करें, प्रमोटर्स होल्डिंग को अगर नज़र डालें, जिसमें रुचि सोया ने अच्छी खासी ऑलमोस्ट 14% की होल्डिंग बना रखी है, जो इसके लिए बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ में जो डीआईएस की होल्डिंग बनी हुई है, इसमें अप्रॉक्स 10.31% जो होल्डिंग बनी हुई है, ये कुछ ना कुछ इंडिकेट करती है कि इन लोगों के पास, खासकर डीआईएस के पास कुछ इंटरनल न्यूज है जो रुचि इंफ्रा में इनको बनाए रखी हुई है। तो बात करें, अगर हमें रुपए लगाना, तो सबसे पहली बात, हमें आंख बंद करके इसमें रुपए तो लगाने नहीं है, पहली बात। अगर हमें इस कंपनी को बाई करना भी है, तो आप यहाँ पे नजर रहे इसकी बुक वैल्यू पे 5.99, हम इसके नीचे ही इस कंपनी को बाई करने की कोशिश करेंगे और हम इसमें स्विंग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे कि कंपनी अगर 6 रुपए से 8 रुपए पे मूव करती है तो वहीं पे हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, हम इस कंपनी में सिर्फ उतना ही अमाउंट लगाएंगे जितना का, अगर लॉस हो जाता है तो हमारे पोर्टफोलियो पे, हमारी पर्सनल लाइफ पे, हमारी फाइनेंशियल लाइफ पे कोई इफेक्ट ना पड़े। चाहे वो अमाउंट 1000 रुपीज़ हो, चाहे 2000 हो, या फिर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 5000, जैसा भी हो उसके अकॉर्डिंग हम इस पे अपनी पोजीशन बनाएंगे कुछ थोड़े से वक्त के लिए। लॉन्ग होल्डिंग ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है नहीं, शॉर्ट है जो स्विंग ट्रेड के बेस में है, बट इसकी बाइंग बुक वैल्यू से नीचे होगी और हम ज़्यादा नहीं रुकेंगे। सिर्फ हम, अगर हमने बाइंग 6 के अंडर में की है, मान लीजिए हमने बाइंग 5.5 रुपीज़ पे की है, तो हम 7 से 8 रुपीज़ के बीच में अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी रुचि इंफ्रा को लेके। जो इसके फंडामेंटल्स थे, कुछ टेक्निकल तो कुछ है ही नहीं इसमें देखने लायक, क्योंकि पेनी शेयर में टेक्निकल जैसा कुछ नहीं होता, जो होता है फंडामेंटल ही होता है। और मैंने आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग बता दी और डीआईएस का जो मेन फैक्टर है कंपनी में बने रहने का, वो भी बता दिया है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ पे बाइंग करनी है और फिर कितना रुपया लगाना है। आई थिंक ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बट कुछ भी करने से पहले एक बार खुद की रिसर्च कर लीजिएगा आप इस कंपनी में, कि मुझे क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको क्या करना है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस की रुचि इंफ्रा के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए भी आपका धन्यवाद।